हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 विच इज़ पोएट्स एंड पैनकेक्स। एंड इसके ऑथर हैं अशोकामित्रन। ओके, सो इस चैप्टर का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों है और क्या इस चैप्टर का ओवरव्यू है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऑथर कौन है और उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। सो अबाउट द ऑथर, अशोकामित्रन वॉज द पेन नेम ऑफ जगदीशा थयागराजन। अब जगदीशा थयागराजन जो हैं उनका पेन नेम है अशोकामित्रन। पेन नेम मतलब वो लिखते अपना यही नाम है अशोकामित्रन, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो है जगदीशा थयागराजन। ओके, हु वॉज एन इंडियन राइटर। और ये कौन है? ये एक इंडियन राइटर है। ही हैज़ रिटन ओवर 200 शॉर्ट स्टोरीज, 8 novels, some 15 novellas besides other prose writings। तो इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किया है? इन्होंने 200 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं, 8 novels लिखी हुई हैं और 15 novellas लिखा है। व्हाट आर novellas? अ लेंथी शॉर्ट स्टोरी। तो ये जो नॉवला होती है ये भी शॉर्ट स्टोरी होती है लेकिन थोड़ी सी लेंथी होती है। लेंथी इन द सेंस बहुत बड़ी स्टोरी नहीं होती, यानी नॉवल से कम और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा, उसे हम नॉवलास कहते हैं। ओके, और कई सारी प्रोज राइटिंग्स भी इन्होंने लिखी है। तो ये एक इंडियन राइटर थे। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में। जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत साल पहले, कई साल पहले साउथ इंडिया में जो तमिल है, तमिलनाडु है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चेन्नई मद्रास में ये जेमिनी स्टूडियोज़ और बहुत फेमस था साउथ इंडिया में। और बहुत सारी शूटिंग्स होती थी मूवीज़ की। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी तो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो सब शूटिंग कहाँ करते हैं? आउटडोर्स में, यानी कि अलग अलग फॉरेन डेस्टिनेशंस में, फॉरेन लोकेशंस पे इन लोगों की शूटिंग होती है। लेकिन उस ज़माने में बहुत कम, कुछ 4 या 5 लोग ही थे जो फॉरेन या फिर कहीं बाहर जाके शूटिंग किया करते थे। तो बेसिकली शूटिंग कहाँ होती थी? इंडोर्स, यानी कि फिल्म स्टूडियोज़ में ही अंदर शूटिंग होती थी, वहीं सेट लगाया जाता था और वहीं पे मूवीज़ की शूटिंग होती थी। अब जब हम एक स्टूडियो की बात करते हैं, फिल्म स्टूडियो की, तो वहाँ पे अंदर क्या क्या होता है? वहाँ अंदर एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ मेकअप डिपार्टमेंट होता है, वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक पूरी मूवी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में जो अशोकामित्रन है वो भी इस जेमिनी स्टूडियोज़ में ही काम करते थे। और इनका काम क्या था? इनका काम था एक छोटे से क्यूबिकल यानी छोटे से कमरे में बैठकर जो न्यूज़पेपर में क्लिपिंग्स, जो न्यूज़पेपर में जितनी भी आर्टिकल्स में जो क्लिप्स आते हैं उनको कट कर करके वो रखते जाते थे और कलेक्ट करते थे। तो ये इनका वहाँ काम था। ये बताते हैं कि वहाँ पर कौन था? वहाँ पर एक मेकअप डिपार्टमेंट था जो कि पैनकेक नाम का, पैनकेक एक मेकअप ब्रांड होता है, वो ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को तैयार करने में। और इतना ज़्यादा यूज़ करते थे कि वो लिटरली उन लोगों को घोस्ट जैसा दिखाते थे, यानी कि इतना डार्क मेकअप करते थे कि वो लोग भूत जैसे दिखते थे। तो इसीलिए इस चैप्टर में इस चैप्टर का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स है। क्यों? क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स, इस तरीके के लोग थे। और पैनकेक्स क्यों? क्योंकि पूरे मेकअप डिपार्टमेंट में क्या यूज़ होता था? पैनकेक नाम का मेकअप ब्रांड जो कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को रेडी करने में यूज़ हुआ करता था। तो इसी के बारे में अशोकामित्रन बताते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग थे वो खादी ड्रेस पहनते थे। खादी इज़ अ कॉटन, जो कि गांधी जी उस खादी का कपड़े के पहनते थे। तो एग्जैक्टली वो लोग भी, जो तमिल के लोग हैं वहाँ पर, वो क्या पहनते थे स्टूडियो में? वो लोग भी खादी के कपड़े पहनते थे। वो बताते हैं कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट है उसमें एक लॉयर भी था। लॉयर हमारा लीगल एडवाइज़र होता है। तो बताते हैं कि वो लॉयर सिर्फ नाम का लीगल एडवाइज़र था, लेकिन वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। क्यों? क्योंकि एक दिन एक एक्ट्रेस वहाँ पे बहुत गुस्सा हो गई और बहुत शाउट कर रही थी, सब पे चिल्ला रही थी। और जब वो इस तरीके का चिल्ला रही थी तब लीगल एडवाइज़र ने क्या कर दिया? रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया, यानी कि कैमरा या फिर कोई साउंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसको जब सुनाया गया कि वो किस तरीके से चिल्ला रही थी, तो वो डर गई, हॉरर में आ गई कि मैंने किस तरीके का बिहेवियर किया। और वो इतना डर गई अपने इस बिहेवियर से, अपने इस एटीट्यूड से। जब उसने रीप्ले में सुना तो उसने अपना एक्टिंग करियर वहीं ख़त्म कर दिया, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाई। तो बेसिकली कैसे एक लॉयर ने किसी एक्ट्रेस का करियर ख़त्म कर दिया,
वो बताए गए। तो इसलिए बोला गया कि लीगल एडवाइज़र नहीं है, इसका तो ऑपोजिट है, इसने उल्टा काम कर दिया। सो अलग अलग एक मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू एक और इंसान है यहाँ पर जिसके बारे में चैप्टर में डिस्कस किया गया। कोथामंगलम सुब्बू जो थे, वो जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, जो ओनर थे मिस्टर एस वासन, उसके बहुत खास आदमी थे। उन्होंने कई साल जेमिनी स्टूडियोज़ में काम किया। जब वो आए थे तो वो एक ऑफिस बॉय के तौर पे ज्वाइन हुए थे, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उनकी पोजीशन 2nd नंबर पर आ गई। ओके, सो इस तरीके के कई सारे लोगों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। सो लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस, रिटन बाय अशोकामित्रन या अशोकामित्रन, एक ही बात है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये एक एग्जर्प्ट है, एक पार्ट है, और कहाँ से लिया गया है? माई ईयर्स विद द बॉस नाम की एक बुक से, जो अशोकामित्रन ने ही लिखी थी। ओके, इन दिस एक्सर्प्ट ही टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियोज रनिंग। तो इस चैप्टर में अशोकामित्रन किस बारे में बात करते हैं? वो सारी चीज़ें जिनकी मदद से जेमिनी स्टूडियोज रन करता था, यानी कि सक्सेसफुली चलता था। फ्रॉम पैनकेक मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। तो इसमें पैनकेक मैंने आपको बता दिया कि इस मेकअप ब्रांड को ये लोग बहुत यूज़ करते थे, और एक ऑफिस बॉय था जो कि मेकअप डिपार्टमेंट का। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली पूरे स्टूडियो का एक ऑफिस बॉय होता है, लेकिन इनका मेकअप डिपार्टमेंट इतना बड़ा था कि इनके मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था सुब्बू से, क्योंकि सुब्बू क्या था? बॉस का बहुत खास आदमी था। फ्रॉम सुब्बू टू द लॉयर, मैंने आपको सुब्बू के भी बारे में बता दिया कि वो कौन है, और लॉयर भी बता दिया कि जो लॉयर थे वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लॉयर थे। एवरी एलिमेंट हेल्प्ड इन मेकिंग जेमिनी स्टूडियोज अ सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो ये सारे लोग जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जेमिनी स्टूडियोज़ के लिए, क्योंकि ये सब लोग मिलके जेमिनी स्टूडियोज़ को सक्सेसफुल इन्होंने बनाया, और ये एक बहुत शानदार फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी। ओके, so let's begin with the deep introduction and deep explanation of the chapter. Let's begin. Pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Truckloads का मतलब क्या होता है? Large amounts that could fill a truck. तो वो बता रहे हैं अशोकामित्रन कि पैनकेक एक वो मेकअप, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पैनकेक होता है। तो ये एक मेकअप का ब्रांड है, और ये बोल रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता था जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में कि लोड्स ऑफ ट्रक, यानी ट्रक भर भर के मेकअप ये वाला पैनकेक आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता था स्टूडियो में। ग्रेटा गाबो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो वो बता रहे हैं कि इतना पुराना मेकअप ब्रांड है पैनकेक कि जो ग्रेटा गाबो है ये, जो मिस गौहर है ये, और जो वैजंती माला है ये, इन तीनों को ये वाला मेकअप इन्होंने यूज़ किया होगा क्योंकि उस ज़माने की थी। लेकिन जो रति अग्निहोत्री है ये, इन्होंने तो इस मेकअप ब्रांड के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अराउंड 1970s के टाइम की एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने इस मेकअप ब्रांड के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. अब Robert Clive कौन है? He was the first governor of the Bengal presidency, and after that he settled in Chennai, that is Madras. तो Robert Clive कौन थे? वो सबसे पहले गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, और उसके बाद वो चेन्नई और मद्रास में ही क्या हुए? सेटल हो गए थे। तो वो बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियोज़ का मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ था? वो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल, यानी घोड़े जहाँ रहते हैं, घोड़े का जो अस्तबल होता है, उसको बनाया गया था। तो जब रॉबर्ट क्लाइव थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत अमीर थे, इनकी बहुत सारी सिटी में, पूरे मद्रास में इनकी बहुत सारी, चेन्नई में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी इनके घर थे बहुत बड़े बड़े। और जो इनका अस्तबल था, घोड़े रखने का जो स्टेबल था, वो बाद में क्या बना? जेमिनी स्टूडियोज़ का मेकअप डिपार्टमेंट बन गया। एंड डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कई सारी इनकी बिल्डिंग्स भी थी सिटी में, जो कि बोला जाता है कि उनका रेजिडेंस था, उनके घर थे। दैट मीन्स ही वॉज अ वेरी वेल्दी मैन, बहुत अमीर इंसान थे रॉबर्ट क्लाइव। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। तो बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी? बहुत ब्रीफ थी, यानी शॉर्ट, यानी वो बहुत कम टाइम के लिए ही जिंदा थे,
और उनका जो स्टे था मद्रास में वो भी काफ़ी ब्रीफ था, यानी काफ़ी शॉर्ट, बहुत कम टाइम के लिए थे वो मद्रास में, क्योंकि वो इधर उधर मूविंग बहुत करते थे, वो इधर उधर काम के पर्पज़ से बहुत अप डाउन करते रहते थे. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने कई सारे बैटल्स, कई सारे इम्पॉसिबल डिफ़िकल्ट वाली लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में, यानी अ प्लेस दैट इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज़. तो रिमोट कॉर्नर यानी इंडिया के बिल्कुल कोने के हिस्से में जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर इन्होंने कई सारे बैटल्स, कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं. और फिर बाद में इन्होंने एक मेडन से शादी कर ली. मेडन यानी एक अनमैरिड वुमन, एक यंग लड़की, उससे इन्होंने शादी कर ली. और कहाँ शादी करी थी? सेंट मेरीज चर्च में, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में है मद्रास में. तो यहाँ पे इन्होंने इस मेडन से यानी इस यंग गर्ल से शादी कर ली. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट आप देख रहे हो वो इस तरीके का दिखता था जेमिनी स्टूडियोज़ में. ये एक हेयर कटिंग सलून, हेयर कटिंग पार्लर जैसा ये दिखता था. और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मिरर्स होते थे. अराउंड हाफ अ डजन, मतलब अराउंड डजन यानी 6 और हाफ अ डजन यानी 12 और हाफ अ डजन यानी कि 6, अराउंड 6 बड़े बड़े ऐसे मिरर्स हुआ करते थे, जहाँ पर बहुत सारी इस तरीके की लाइट्स लगी थी अलग अलग एंगल्स पे. दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स. इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है? एमिटिंग लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड या बर्निंग. तो ये जो बल्ब्स लगे थे इसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ज़्यादा पूरा कमरा गर्म हो जाता था क्योंकि इनकैंडेसेंट लाइट्स थी. सो यू कैन इमेजिन द फ्योरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. फ्योरी का मतलब क्या होता है? रेड हॉट. तो मतलब भयानक रेड कलर की ऐसी लाइट निकलती थी जो कि फायरी होती थी. ऐसा लग रहा था पूरे रूम में आग लग चुकी है. और मिजरी यानी कि स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिसकम्फर्ट. तो वो बोल रहे हैं कि आप सोचिए इतनी भयानक इसमें से गर्म लाइट निकलती थी, पूरे रूम में हीट भर जाती थी. तो आप सोचिए कि जो लोग यहाँ पर बैठ के मेकअप करवाते थे उनकी क्या हालत होती होगी और कितनी मिजरी, कितने डिसकम्फर्ट में होते होंगे वो लोग. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. तो सबसे पहले जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था उसका हेड कौन था? एक बंगाली पर्सन था. और बाद में उसे लगने लगा कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, बहुत फेमस हो गया हूँ, तो उसको लगा कि मैं इस जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में काम नहीं करूँगा. एंड उसके बाद वो छोड़कर चला गया मेकअप डिपार्टमेंट. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar Kannadika, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. तो इस बंगाली पर्सन के जाने के बाद कौन आया, कौन हेड बना मेकअप डिपार्टमेंट का? एक महाराष्ट्रियन पर्सन था. उसके बाद उसके असिस्टेंट्स कौन थे वहाँ पर? धारवाड़ कनाडिका जो कि एक आंध्र था, यानी आंध्र प्रदेश से आया था. एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था जो कि एंग्लो बर्मीज था. और कुछ लोकल वहाँ के तमिल्स. ये कौन थे? ये वहाँ के असिस्टेंट थे मेकअप डिपार्टमेंट के. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR, that means All India Radio, and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. अब national integration क्या होता है? National integration means people of different castes living and working together at the same place. तो क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग स्टेट के लोग आके काम करते थे, असिस्टेंट होते थे, कोई हेड होता था, तो यहाँ पे जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन दिखती थी. नेशनल इंटीग्रेशन माने वो सिचुएशन जब अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ कहीं पे रहते हैं या कहीं काम करते हैं. और ये ऐसा दिखाई पड़ता था कि जब AIR ऑल इंडिया रेडियो में और दूरदर्शन पे इस तरीके के नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही नेशनल इंटीग्रेशन की जो सिचुएशन है वो जेमिनी स्टूडियोज़ के मेकअप डिपार्टमेंट में दिखाई पड़ती थी. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and number of other locally made potions and lotions. Hideous का मतलब क्या होता है? Extremely ugly, बहुत बदसूरत. क्रिम्सन ह्यूड का मतलब क्या होता है? डीप रेड कलर, एकदम डार्क रेड कलर वाला मेकअप. पोशंस क्या होता है? अ लिक्विड मिक्सचर, जो लोशंस होते हैं, पोशंस होते हैं, जो लिक्विड क्रीम्स होती हैं
वो उसे हम बोलते हैं पोर्शंस। तो अशोकामित्रन बताते हैं कि जितनी भी ये नेशनल इंटीग्रेटेड गैंग थी, यानी जितने भी लोग मेकअप डिपार्टमेंट में हेड थे या असिस्टेंट थे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे, ये इतना बुरा मेकअप करते थे, यानी कि थे तो ये मेकअप डिपार्टमेंट में, इनका काम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को ब्यूटीफुल सुंदर बनाने का काम था, लेकिन ये ट्रक लोड्स यानी भर भर के वो पैनकेक का मेकअप, पोशंस, लोशंस इन लोगों के फेस पे लगाते थे और इनको बहुत अगली, बहुत बदसूरत बना देते थे और ऐसा बना देते थे कि ये लोग कोई मॉन्स्टर है जो कि रेड कलर का इतना डार्क मेकअप अपने फेस पर लगाकर बैठे हुए हैं। ओके, दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। तो ये उस ज़माने की बात है जब बहुत सारी जो फिल्में होती थी फॉरेन लोकेशंस या फिर इंडिया के बाहर या कहीं दूसरी लोकेशन पे शूट नहीं होती थी, तब इंडोर शूटिंग्स होती थी, यानी जेमिनी या स्टूडियोज़ के अंदर ही, जैसे जेमिनी स्टूडियोज़ में होती हैं। सिर्फ 5% यानी बहुत कम लोग होते थे जो स्टूडियो के बाहर जाके शूटिंग करते थे अपनी मूवीज़ की। I suppose the sets and studio lights needed the girls and the boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो अशोकामित्रन कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने गर्ल्स एंड द बॉयज़ का मतलब जितने भी एक्ट्रेसेस एंड जो एक्टर्स हुआ करते थे उनका मेकअप इसलिए किया जाता था ताकि वो प्रेजेंटेबल दिखे मूवी में, लेकिन इतना ज़्यादा उनको अगली बना दिया जाता था, यानी उनको इतना अगली, इतना ज़्यादा मेकअप से भर दिया जाता था ताकि वो फिल्म में प्रेजेंटेबल दिखें, बहुत अच्छे दिखें, बट ऐसा नहीं होता था, वो लोग बहुत गंदे दिखते थे क्योंकि बहुत भर भर के उनके फेस पर मेकअप किया जाता था। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. The senior assistant, the second hero and the heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. Hierarchy का मतलब क्या होता है? A system in which members of an organization are ranked on according to their authority. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब कोई ऑफिस होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और वहाँ पर क्या होता है, हायरार्की होती है, यानी सबसे टॉप पर कौन होते हैं, सबसे टॉप पर बॉस होता है और बॉस के बाद कौन होता है, बॉस के बाद जो उसके सेकंड नंबर पे, तो सबसे टॉप पे कौन होते हैं, नंबर 1 बॉस, नंबर 2 के नीचे जो उसके सेकेंडरी लोग होते हैं, तो ये नंबर 2 पोजीशन, फिर उसके नीचे इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो, तो नंबर 3 पोजीशन पे है, फिर इनके नीचे ये सारे लोग काम करते हैं, तो ये नंबर 4, एंड सबसे नीचे जो होते हैं वो जो ऑफिस में जो सबसे कम पोजीशन पे काम करते हैं वो नंबर 5, तो इसको हम हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायरार्की। तो वो बोल रहे हैं कि उनके भी जेमिनी स्टूडियोज़ में क्या था, बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की थी और वहाँ पे क्या होता था, जो चीफ मेकअप मैन था, यानी जो सबसे टॉप का मेन मैन था, जो पूरे मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था, वो क्या करता था, वो सारे मेन पिक्चर के जो मेन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थे उनको क्या बनाता था, अगली। अब वो ये सरकास्टिकली बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगली यानी कि बदसूरत बनाना, गंदा बनाना, तो यानी वो इतना सारा मेकअप लगा देते थे कि सुंदर बनाने की बजाय, उन लोगों को ब्यूटीफुल बनाने की बजाय वो उनको अगली बना देते थे। फिर जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो या सेकंड हीरोइन, यानी कि जो हीरो के फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो जो सेकंड असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन को अगली बनाते थे, और जो सीनियर असिस्टेंट थे जो जूनियर असिस्टेंट थे वो क्या करते थे, जो मेन कॉमेडियन है मूवी में उसको अगली बनाते थे, एंड सो फोर्थ, यानी ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे लोगों की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है मूवी में रैंक वाइज, उसी तरह कम लेवल वाले जो मेकअप डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट्स होते हैं वो उनको रेडी करते जाते हैं। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of the Gemini Studios had an office boy. तो जितने भी लोग क्राउड, कभी कभी मूवी में एक भीड़ का सीन भी शूट होता है, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ हैं, अब उनका भी मेकअप करना पड़ेगा, तो जो प्लेयर्स यानी जो एक्टर्स क्राउड में प्ले करते थे, यानी भीड़ का हिस्सा होते थे, उनका मेकअप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ऑफिस बॉय की, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इतना दिखाई नहीं देंगे मूवी में और इतना स्क्रीन पे उन पर फोकस नहीं होगा, तो उनका मेकअप कौन करता है, उनका मेकअप करता है ऑफिस बॉय। अब वो कह रहे हैं इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय, यानी यूजुअली पूरे स्टूडियो का 1 या 2 ऑफिस बॉय होते हैं, लेकिन इनका मेकअप डिपार्टमेंट इतना बड़ा था और इतने सारे इसमें लोग थे कि अकेले इनके मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक अलग से इनका ऑफिस बॉय था। अब ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, चाय लाना, पानी लाना, ये सब चीज़ें, एंड वो क्या करते हैं, वो क्राउड को भी रेडी करते। तो यहाँ का जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो भीड़ के जितने लोगों थे उनका मेकअप करता था।
On the days when there was crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel, slapping on the crowd players. तो जिस दिन कभी क्राउड वाली शूटिंग होती थी तो उस दिन जो ऑफिस बॉय था वो क्या करता था, जाइंट वेसल, एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा बर्तन ले लेता था और उसमें अपना पेंट मिलाता था. पेंट यानी पेंट ब्रश वाला पेंट नहीं, यानी ये पैनकेक बहुत सारा मिलाता था और मिक्स करता था और स्लैप करता था इन लोगों के मुंह पे, यानी उठा उठा के पटक पटक के इन लोगों के मुंह पे लगाता था इस तरीके से. क्यों? क्योंकि बहुत सारा मेकअप चाहिए रहता था, तो इतना ज़्यादा ये लोग मेकअप करते थे पैनकेक से, और इसलिए ट्रक भर भर के पैनकेक मेकअप जो था वो जेमिनी स्टूडियोज़ में आता था. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. तो इन लोग का क्या मतलब था, इतना ये लोग जो मेकअप लगाते थे, जैसे हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं यानी कि ओपनिंग्स होती हैं, वो बोलते थे एक एक पोर जो है वो मेकअप से भरा होना चाहिए, यानी पूरा फेस लदा होना चाहिए मेकअप से. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor, or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. तो वो बताते हैं अशोका मित्रम कि जो ऑफिस बॉय था ये बेसिकली एक बॉय नहीं था, लड़का नहीं था. ही वॉज अ मैन. वो अपने अर्ली 40s में यानी 42-43 ईयर्स के एज का था वो, और वो कई सालों पहले जेमिनी स्टूडियोज़ में आया था इस उम्मीद से कि वो एक बड़ा एक्टर बनेगा, या एक्टर नहीं तो बड़ा सा स्क्रीन राइटर बन जाएगा, या कोई लिरिक्स राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, कुछ बड़ा बनने की ड्रीम लेके आया था. लेकिन वो क्या बन के रह गया, वो ऑफिस बॉय बन के रह गया. और वो थोड़ा बहुत पोएट भी था, यानी थोड़ी बहुत पोएट्रीज यानी कि पोएम्स भी लिख लेता था वो. In those days I worked in a cubicle, 2 whole sides of which were French windows. Cubicle क्या होता है? A small enclosed room, एक छोटा सा कमरा जो एक पर्सन के हिसाब से मतलब सफिशिएंट होता है. French windows क्या होती हैं? Each of a pair of glazed doors in an outside wall, typically opening onto a garden or balcony. The picture which you could see on my left hand side, ये एक फ्रेंच विंडो. यूजुअली जब आपके छोटे से कमरे में दोनों तरफ से खुलने वाली विंडो होती है उसे हम फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं. ये फ्रांस में बहुत चलती हैं, इसे हम फ्रेंच विंडो बोलते हैं. और जब हम ये खोलते हैं तो ये बेसिकली ओपन किस तरफ होती है, सामने कोई गार्डन होता है या फिर कोई व्यू होता है. तो इस तरीके के छोटे से रूम में बैठ के अशोका मित्रन जो थे अपना ऑफिस में, अपना जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे. I didn't know at that time they were called French windows. और वो बताते हैं कि उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इन विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है. Seeing me sitting at my desk, tearing up newspapers daily in and day out, most people thought I was doing next to nothing. It is likely that the boss thought likewise too. तो बेसिकली इनका काम क्या था, जितनी भी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स होती थी उनको बैठ के कट करना और एक तरफ जमा करना. तो पूरे दिन ये अपने क्यूबिकल में बैठ के ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, जो न्यूज़ में जो पिक्चर्स आती हैं उनको कट वगैरह करते रहते थे. तो बॉस को और सबको यही लगता था कि ये कुछ नहीं कर रहे, इन तो फालतू है, इनका फालतू का काम है, लेकिन बेसिकली इनका काम बहुत मेहनत वाला था. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. Barge यानी to walk into a room quickly without being invited. तो जब आप किसी के कमरे में या किसी के कैबिन में बिना परमिशन के बिल्कुल घुसे चले आते हो, जब किसी ने आपको उधर आने के लिए इनवाइट भी नहीं किया, तो मतलब आप बार्ज करके अंदर आए हो. तो यहाँ पे अशोका मित्रन कहते हैं कि क्योंकि सबको यही लगता था कि मेरा काम ऐसे ही फालतू का है और मैं बिल्कुल कोई मेहनत वाला काम नहीं करता, तो जब भी किसी को कोई मुझे काम देना रहता था, एक्स्ट्रा काम देना रहता था, तो वो लोग मेरे क्यूबिकल, मेरे छोटे से केबिन में अंदर घुसे चले आते थे बिना पूछे और एक बड़ा सा लेक्चर सुनाने लगते थे मुझे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बहुत फालतू बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Enlightened का मतलब क्या होता है? Having or showing a rational, modern and well-informed outlook. यानी कि जब आप किसी को सोच समझ के कोई चीज़ बता रहे हो, अपनी बात कोई डिस्कस कर रहे हो और उनको बता रहे हो कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसे हम कहते हैं एनलाइटन करना. तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था वो कई बार हमारे जो ऑथर हैं अशोका मित्रन, उनके क्यूबिकल में आ जाते थे और अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ बताते थे और अपनी बातें इनसे करने लगते थे. और वो बताते थे कि मैं जो हूँ मैं बहुत टैलेंट हूँ, मैं ग्रेट लिटरेरी टैलेंट हूँ, यानी मुझे बहुत सारी पोम्स और काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखना आती हैं और मैं बेसिकली इस डिपार्टमेंट में, इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय बनकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ.
यहाँ पर तो ऑफिस बॉय उनको होना चाहिए जो बार्बर्स होते हैं और जो पर्वर्ट्स होते हैं। बार्बर्स यानी कि जो आपके हेयर कटिंग करते हैं, बोलते हैं ऐसे लोगों को होना चाहिए मेकअप डिपार्टमेंट में। और जो पर्वर्ट्स होते हैं, दैट मीन्स हु सेक्सुअल बिहेवियर इज रिगार्डेड एज अबनॉर्मल एंड अनएक्सेप्टेबल, यानी ये लोग थोड़े से अजीब होते हैं, इनके बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो कहते हैं जो बार्बर्स होते हैं और जो पर्वर्ट्स होते हैं, ये लोग जो है वो फिट होंगे मेकअप डिपार्टमेंट में, ना कि मुझ जैसे लोग जो कि इतना लिटरेरी टैलेंट है और अपना टाइम इस मेकअप डिपार्टमेंट में वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की कई सारी बातें जो ऑफिस बॉय है वो आके शेयर करता था हमारे ऑथर अशोकामित्रन के कैबिन में। कैबिन में नहीं, छोटा सा क्यूबिकल आप बोल सकते हो। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from this epics. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। एपिक्स का मतलब क्या होता है? एंड एक्सेप्शनली लॉन्ग लेक्चर्स एंड स्टोरीज, बड़ी बड़ी लॉन्ग लेक्चर्स और स्टोरीज को हम एपिक्स कहते हैं। तो क्योंकि ऑफिस बॉय हमेशा आके अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ और लेक्चर्स और इधर उधर की बातें करने लगते थे अशोकामित्रन यानी हमारे ऑथर से, तो वो सोचते हैं कि मैं तो प्रेयर करता था, हे भगवान हमेशा ही क्राउड शूटिंग होती रहे। क्योंकि ये क्या करता था ऑफिस बॉय, क्राउड शूटिंग वाले दिन जितने भी क्राउड के लोग होते थे उनका मेकअप करता था। तो ये प्रेयर करते थे कि चलो भगवान जल्दी से यहाँ पर क्राउड शूटिंग हो ताकि यहाँ से जाए, क्योंकि वो बहुत बोर हो जाते थे, पक जाते थे इस ऑफिस बॉय की बातें सुनना। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. Covertly का मतलब क्या होता है? Secretly, यानी जो सीक्रेट है, जो आपके अंदर ही है बात, दिल में आपने रखी है वो बात। वूज का मतलब जितना भी आपका टेंशन है, जितनी भी आपकी ट्रबल है, उसको वूज कहते हैं। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक शेम और डिसऑनर, यानी कोई अगर इंसान आपको सबके सामने चिल्ला रहा है, आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा है, आपको शर्म आ रही है सबके सामने, तो उसे हम कहते हैं इग्नोमिनी। तो यहाँ पर वो बताते हैं हमारे ऑथर कि जो ये ऑफिस बॉय है ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, हमेशा अनॉयड, हमेशा गुस्सा रहता था, और इसका गुस्सा सिर्फ एक ही इंसान के लिए होता था और वो था कोथामंगलम सुब्बू। इसी इंसान के लिए इसका गुस्सा हमेशा रहता था और इसी की हमेशा ये बुराई करता था मुझसे आके, क्योंकि इसको लगता था, क्योंकि इसके अंदर इतना गुस्सा था, जो भी ये मुंह से बोलता था या जो भी गुस्सा इसने अपने अंदर सीक्रेटली छुपा के रखा था, वो सब सुब्बू के लिए ही था गुस्सा। और इससे ये लगता था कि मेरी लाइफ में जितने भी ट्रबल्स हैं, जितना भी मुझे टेंशन है और जितना भी लोगों ने मुझे सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किया है, वो सब किसकी वजह से किया है? वो सब कोथामंगलम सुब्बू की वजह से। तो ये ऑफिस बॉय जो है वो सुब्बू से हमेशा क्या होता था? गुस्सा, चिढ़ता और फ्रस्ट्रेटेड रहता, तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। अब जो सुब्बू था वो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज पे, यानी सबसे ऊपर कौन थे? जेमिनी स्टूडियोज के बॉस मिस्टर एस वासन। और नंबर 2 पे जस्ट सेकंड पोजीशन पे कौन था? यहाँ पर जो इस पोजीशन पे लोग हैं वहाँ पर था सुब्बू। ओके, तो जस्ट बॉस के बाद सुब्बू आता है। He couldn't have had more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. तो वो बता रहे हैं कि जब सुब्बू ने जेमिनी स्टूडियोज ज्वाइन किया था तब उसने भी एज एन ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था और धीरे धीरे उसकी पोजीशन सेकंड पोजीशन पर आ गई। ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोस्ट अनसर्टन and difficult times, for when he began career there were no firmly established film producing companies or studios. Contrary का मतलब क्या है? Opposite. तो ऑथर बता रहे हैं कि अगर ऑफिस बॉय और सुब्बू को कंपेयर करें तो सुब्बू तो ऑफिस बॉय के और ऑपोजिट था, यानी जब उसने ज्वाइन किया था तब तो इतनी वेल स्टैब्लिश्ड अच्छी फिल्म कंपनीज नहीं थी, तो इसको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, इसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जो इस ऑफिस बॉय को नहीं करनी पड़ी। तो इसने अपने करियर में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। किसने? सुब्बू ने। इवन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy. तो वो बताते हैं कि अगर एजुकेशन की भी बात करें तो सुब्बू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जितना ये ऑफिस बॉय पढ़ा लिखा है, क्योंकि सुब्बू के ज़माने में पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी या इतना ज़्यादा एजुकेशन का ट्रेंड नहीं था, तो उसकी पढ़ाई भी नॉर्मल पढ़ाई करी हुई है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कंपेयर टू द ऑफिस बॉय। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, हियर गुड लक। तो वो बोल रहे हैं कि
लेकिन जो कोथामंगलम सुब्बू था वो एक ब्राह्मण कास्ट का था और उसकी वर्च्यूज़ बहुत अच्छी थी, यानी इंसान बहुत अच्छा था, इसमें मॉरल वैल्यूज़ अच्छी थी, यानी कि इसको सही गलत पता था कि मुझे क्या सही करना है क्या गलत करना है, और इसके अंदर वैसा ही बिहेवियर, उसके पास गुड लक भी था, यानी काफ़ी किस्मत इसकी अच्छी थी। He must have had exposure to more affluent situations and people. Affluent यानी having a great deal of money और wealthy, जो इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है या better situation होती है उसे हम affluent कहते हैं। तो वो बता रहे हैं ऑथर कि सुब्बू की जो सिचुएशन थी वो affluent थी, यानी थोड़ा वेल ऑफ था, इसकी सिचुएशन बेटर थी अगर पैसों के मामले में बात करी जाए एज कम्पेयर टू दी ऑफिस बॉय। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. Having had a hand in का मतलब क्या होता है? To be involved with something, जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। तो वो बता रहे हैं कि सुब्बू एक ऐसा इंसान था जो हमेशा चेयरफुल रहता था, यानी हमेशा ऑल द टाइम वो हैप्पी रहता था, उसको किसी बात का बुरा नहीं लगता था, ना किसी से उसकी लड़ाई होती थी। इनफैक्ट अगर वो किसी फ्लॉप यानी कि एक ऐसी फिल्म जो सक्सेसफुल नहीं हुई, फ्लॉप हो गई, उस फिल्म में भी अगर ये काम करता था और वो फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती थी तो भी इसको बुरा नहीं लगता था, कहता था ठीक है कोई बात नहीं और नया काम देखे। तो ये इस टाइप का इंसान था सुब्बू। He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with the principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. Loyalty का मतलब क्या होता है? A strong feeling of support for someone, यानी ये बहुत वफादार था, बहुत लॉयल था अपने बॉस के लिए, मिस्टर एस वासन के लिए। और प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब है सुब्बू के बॉस, मिस्टर एस वासन की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि जो सुब्बू था कभी भी फ्री नहीं बैठा रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ उसके पास काम रहता था। हर इंसान पूरे जेमिनी स्टूडियोज़ में अपनी डिफ़िकल्टी सुब्बू के पास लेकर आते थे और वो सॉल्व करता था। जो सुब्बू था वो बहुत लॉयल था अपने बॉस के लिए और वो जो भी काम करता था वो अपने बॉस के एडवांटेज के लिए ही करता था कि मेरे बॉस को फ़ायदा हो जाए। तो बहुत लॉयल इंसान था वो। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और सुब्बू फिल्म्स के लिए टेलर मेड था, यानी कि वो ऐसा इंसान था कि समझो बना ही फिल्म्स के लिए और कोई काम नहीं कर सकते, परफेक्ट पर्सन था फिल्म्स के लिए। Here was a man who could be inspired when commanded. वो इस तरीके का इंसान था जिसको जब भी कमांड करो आप, यानी जब भी किसी भी बात के लिए ऑर्डर करो वो बिल्कुल रेडी खड़ा रहता था काम करने के लिए, कभी मना नहीं करता था। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बताई जा रही है जिसमें सुब्बू कितना ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ऑप्शंस आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कोई प्रॉब्लम बता रहे हो तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे एक सीन डिस्कस हो रहा है। अब द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंस देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways of the rat pouring affection to its victims' offspring. अब क्योंकि स्टूडियो है, यहाँ मूवीज़ बनती है, अलग अलग सीन्स डिस्कस होते हैं, तो यहाँ पर एक सीन डिस्कस हो रहा है। अशोका मित्रन जो हमारे ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि एक बार प्रोड्यूसर ने एक सीन बताया कि जो रैट है उसने टाइग्रेस को किल कर दिया, यानी मार डाला अंडर वाटर, पानी के अंदर उसने मार डाला। उसके बाद जो कब्ज है यानी कि जो बेबी टाइगर्स हैं, जो बच्चे हैं इस टाइगर्स के, उनको इस रैट ने नहीं मारा, उनके ऊपर पिटी खाई। पिटी यानी कि दया, उसको दया आई इन बच्चों पर, उस बच्चों को इस रैट ने नहीं मारा और वो इन बच्चों की, टाइगर के बच्चों की टेंड करता है यानी कि केयर करता है लविंगली। अब प्रोड्यूसर कहते हैं कि ये सीन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस सीन को कैसे बनाए, कैसे इसको स्क्रीन पे दिखाया जाए। बस ऐसा बताया प्रोड्यूसर ने, बोला प्रोड्यूसर ने प्रॉब्लम बताई और सुब्बू उसी वक्त 4 तरीके बता दिए उसने कि कैसे सीन को आप दिखा सकते हो मूवी में। जिसमें कैसे बताया उसने कि रैट कैसे अपना अफेक्शन, अपना जो लव है वो पोर कर रहा है विक्टिम यानी शिकार के ऑफस्प्रिंग पे, यानी बच्चों पे। शिकार कौन है? टाइग्रेस। ऑफस्प्रिंग है टाइग्रेस के बच्चे यानी कि कब्ज। तो कैसे एक रैट शिकार के बच्चों को लव कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, इस सीन को कैसे मूवी में पोर्ट्रे करना है, ये बताने के लिए सुब्बू ने 4 तरीके बता दिए। मतलब वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives.
जब चार ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स बताता है सुबू प्रोड्यूसर्स को, तो प्रोड्यूसर कहते हैं ठीक है अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। बस ऐसा बोलना प्रोड्यूसर का, और सुबू के पास 14 और ऑल्टरनेटिव्स थे, यानी 14 और ऑप्शंस थे कि कैसे सीन को दिखाया जाएगा मूवी में। तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, होशियार था, उसको पता था कि ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लग जाएगी। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव हैड बीन and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who can give direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो सुबू इतना ज़्यादा अच्छा था कि ऑथर बोलते हैं कि फिल्म मेकिंग यानी फिल्में बनाना सुबू जैसे इंसान के साथ बहुत ईजी थी और बहुत कंफर्टेबल थी, और सुबू ही वो इंसान है जिसने जेमिनी स्टूडियोज़ को काफ़ी सक्सेसफुल बनाया अपने गोल्डन ईयर्स में, यानी कि जब वो बिल्कुल फेमस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, वो उसके गोल्डन ईयर्स थे। तो उसके गोल्डन ईयर्स में सुबू ही वो इंसान था जिसने जेमिनी स्टूडियोज़ को क्या बनाया, सक्सेसफुल बनाया। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose the address to his poetry to the masses. अब जो सुबू था वो सेकंड नंबर पर तो था ही, कहाँ पर, हमारे जेमिनी स्टूडियोज़ में, लेकिन वो एक पोएट भी था। उसकी ये भी एक क्वालिटी थी कि वो एक पोएट था, अलग अलग पोएम्स लिखता था, और वो क्या करता था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोएम्स नहीं लिखता था, और हायर फॉर्म्स यानी काफ़ी हाई लेवल की अपनी पोएम्स नहीं लिखता था, और ये जानबूझ के करता था वो, डेलिबरेटली माने ऑन पर्पस, जानबूझ के वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट अपनी पोएम्स नहीं लिखता था। क्यों? क्योंकि उनकी पोइट्रीज पढ़ने वाला कौन था, नॉर्मल लोग, नॉर्मल तमिल के लोग थे जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते पोएम्स की बुक्स खरीदना, तो वो सिंपल पोएम्स लिखते थे ताकि कोई भी खरीद ले कम प्राइस में और सबको समझ में भी आए। तो वो मासेस यानी लोगों के लिए ईजी पोइट्रीज लिखते थे, डिफ़िकल्ट नहीं लिखते थे। His success in the films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. Overshadowed का मतलब क्या होता है, was better than. For example, मैं टीचर हूँ और मेरा एक दूसरा काम है पेंटिंग। अब मेरी पेंटिंग का जो काम है इतना अच्छा और टीचिंग का भी काम बहुत अच्छा है, अब एज अ टीचर मैं बहुत सक्सेसफुल बन गई, तो जो मेरा पेंटिंग का बिजनेस है, जो मेरा पेंटिंग का काम है, वो ओवरशैडो हो गया, यानी कि वो दब गया। मेरी टीचिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि मेरे पेंटिंग का जो हुनर था, वो जो टैलेंट था, वो ओवरशैडो हो गया, यानी कि ढक गया, दुनिया के सामने तो आया नहीं। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हुई सुबू के साथ भी। उसका वो इतना सक्सेसफुल हो गया फिल्म्स में कि जो उसके पोइट्री का काम था, जो पोइट्री का टैलेंट था, वो दब गया उसके फिल्म मेकिंग के सक्सेस में। ड्वार्फ्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत छोटी दिखे, तो उसका जो पोइट्री का काम था काफ़ी छोटा नज़र आने लगा लोगों को उसकी फिल्म मेकिंग के सक्सेस के बाद। लिटरेरी मतलब जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जो फॉर्मल राइटिंग्स होती हैं, तो उसका ये काम जो था ढक गया था उसकी फिल्म मेकिंग में। और जो क्रिटिक्स थे उन्हें भी ऐसा ही लगता था। क्रिटिक्स कौन, अ पर्सन हु जजेस द मेरिट्स ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स। तो क्रिटिक्स यानी कि जो भी आपके काम को जज करते हैं और बताते हैं कि कितना अच्छा और कितना ख़राब है, उन्हें हम क्रिटिक्स कहते हैं या फिर जज कहते हैं। तो जजेस को भी यही लगता था कि सुबू का इतना अच्छा पोइट्री का जो काम है वो दब गया है उसके फिल्म मेकिंग के सक्सेस में। तो आप हमें इससे ही समझ में आ जाए कि वो फिल्म मेकिंग में तो अच्छा था ही था और एज अ पोएट भी बहुत सक्सेसफुल था। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanamal, with dozens of variety deftly etched characters. Refrain का मतलब क्या होता है, lines that are repeated in a poetry. अगर कोई आप पोम पढ़ रहे हो और उसमें कई सारी लाइन्स है जो एक के बाद एक रिपीट हो रही है, उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। डिक्शन का मतलब क्या होता है, द स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन वाइल स्पीकिंग, आपका एक्सेंट, अलग अलग एक्सेंट में जो आप बात करते हो उसे हम डिक्शन कहते हैं। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग ओवर लार्ज एरिया, कोई चीज़ जो बहुत लोगों तक पहुंची और लोगों ने पसंद करी है। डेफ्टली का मतलब क्या होता है, फाइनली यानी बहुत अच्छी तरीके से। और एच्ड का मतलब क्या होता है, हियर डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड, यानी जो चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करी है। तो सुबू ने क्या क्या काम किया था, सुबू ने बहुत अच्छा पोम्स लिखी थी और ओरिजिनल स्टोरी पोम्स लिखी थी, यानी जो भी उसने कविताएं लिखी थी वो रियल लाइफ पे लोगों की बेस्ड थी। उसने फोक यानी काफ़ी ट्रेडिशनल रिफ्रेन्स लिखे, रिफ्रेन्स यानी पोइट्रीज लिखी जिसमें
काफ़ी सारी लाइंस रिपीट हो रही थी, और वो भी अलग अलग स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन स्टाइल्स में उसने ये स्टोरी पोम्स लिखी थी। और जो भी इन्होंने अपना लिखी थी पोम्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, लार्ज एरिया तक स्प्रेड हुई, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा और पसंद किया। और जो इनकी नॉवल थी थिलाना मोहमंगल, दिस इज़ थिलाना मोहनम्बल, इन्होंने इसको भी काफ़ी ज़्यादा लिखा और बहुत फाइनली लिखा, यानी बहुत ध्यान से एक एक चीज़ नाप तोल के लिखी उन्होंने अपनी इस नॉवल में। और हर चीज़ इसमें क्या थी, डिस्क्राइब थी, यानी कि अच्छे से मेंशन करी हुई थी पोम्स के बारे में। और कैरेक्टर्स, इसके जो भी कैरेक्टर्स थे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में इन्होंने लिखा था अपनी थिलाना मोहनम्मल नॉवल में। ओके, ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। अब देवदासीज कौन है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये देवदासीज हैं, अनमैरिड फीमेल्स हु डेडिकेट देमसेल्व्स इन द वर्शिप ऑफ गॉड इन द टेम्पल। तो साउथ इंडिया में 20th सेंचुरी में जो लेडीज़ होती थी, कौन सी, अनमैरिड गर्ल्स, सॉरी लेडीज़ नहीं, जो अनमैरिड गर्ल्स होती थी वो क्या करती थी, वो टेम्पल्स में ही रहती थी और भगवान की अलग अलग तरीके से पूजाएं करती थी, यानी वर्शिप करती थी। तो ऐसा साउथ इंडिया में 20th सेंचुरी में यंग गर्ल्स किया करती थी, तो उन्हें हम देवदासीज कहते हैं। तो इन्होंने जो देवदासीज का जो मूड है, जो उनका मैनर, कि किस तरीके से वो टेम्पल में रहती थी, किस तरीके से भगवान को वर्शिप करती थी, क्या खाती थी, कैसे रहती थी, इन सब को भी उसने रिक्रिएट किया और एक सक्सेसफुल बुक बनाई उसने। ओके, ये सब काम किसने किया, सुब्बू ने किया था। He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. Lead का मतलब main role, जो मूवी का मेन एक्टर होता है। सब्सिडियरी मतलब सेकेंडरी या सपोर्टिंग, यानी जो सेकेंड रोल, सेकेंड मेन हीरो जो होता है मूवी का वो। मेन प्लेयर्स यानी कि मेन एक्टर्स होते हैं जो मूवी के। तो जो सुब्बू था वो बहुत अच्छा एक्टर भी था, वो बहुत अच्छा पोएट था, बहुत अच्छा फिल्म मेकर था, और अब बहुत ये पता चलता है कि वो बहुत अच्छा पोएट एक्टर भी था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला, ऐसी इच्छा नहीं जताई कि मुझे फिल्म में मेन रोल चाहिए। लेकिन जब भी कभी अगर वो सब्सिडियरी यानी सेकेंडरी रोल प्ले करता था मूवी में, तो वो इतना अच्छे से परफॉर्म करता था कि वो जो मेन एक्टर था उससे भी बेस्ट उसकी एक्टिंग दिखती थी। किसकी, सुब्बू की। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Genuine का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो बताते हैं कि सुब्बू एक बहुत अच्छा इंसान भी था, क्योंकि वो हर इंसान के लिए ट्रू लव रखता था, एक अच्छा अफेक्शन रखता था। कभी भी कोई भी अगर उसके घर आता था परमानेंटली रेजिडेंस में, यानी परमानेंटली रहने आ जाता था कोई उसके घर, कई सारे जैसे उसके रिलेटिव्स थे या जानने पहचानने वाले पुराने लोग या फ्रेंड्स होते थे, डजन्स यानी 12-15 लोग उसके घर में रहते थे कंटिन्यूसली आके, तो सुब्बू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बहुत अच्छा होस्ट होता था, हमेशा लोगों को अच्छे से वेलकम करता था। उसे कभी नहीं लगता था कि मैं इतने सारे लोगों को खिला पिला रहा हूँ अपने एक्सपेंसेस पे। तो ही वॉज अ वेरी गुड मैन ऑल्सो। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Conscious का मतलब क्या होता है, अवेयर। तो ऐसा लगता था सुब्बू के नेचर को देख के कि वो कभी भी अवेयर, उसका ऐसा भी ध्यान नहीं जाता था कि मैं इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ और अपने घर में उन्हें खाना खिला रहा हूँ। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. Improvident का मतलब क्या होता है, a person who does not plan his expenses, और enemies यानी कि आपके दुश्मन। और यहाँ पे उसका दुश्मन कौन था, ऑफिस बॉय। तो बता रहे हैं हमारे ऑथर की जो सुब्बू था वो इतना इम्प्रोविडेंट मैन था, यानी कि कभी भी पैसा खर्च करने में दूसरों के लिए सोचता नहीं था, इतना अच्छा इंसान था। तो बोल रहे हैं ऑथर यहाँ पे कि इतने अच्छे इंसान के भी दुश्मन है, यानी कौन, वो ऑफिस बॉय। मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है वो सुब्बू को पसंद नहीं करता था और इसको अपना दुश्मन मानता था। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। इंटीमेट का मतलब फ्रेंडली। तो ऑथर सोचते हैं कि क्या इसीलिए ऑफिस बॉय इससे इतना गुस्सा है और इतना चिढ़ता है कि ये जो बॉस हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के मिस्टर एस वासन, उनके ज़्यादा क्लोज है, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इसीलिए चिढ़ता है ऑफिस बॉय सुब्बू से। तो ऐसा वो सोच रहे थे। और वॉज इट हिज जनरल जेमिनोर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंस। जेमिनोर का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड और योर अपीयरेंस, और साइकोफेंस का मतलब क्या होता है,
अ पर्सन हु एक्ट्स एक्सेसिवली ओबीडियंट टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट और इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। तो डेमिन्योर मतलब जब आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे स्मार्ट और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। और साइकोफेंट वो पर्सन होता है जो हमेशा ही बहुत ओबीडियंट रहता है, हमेशा ही सबकी बात मानता है और अच्छा अच्छा बिहेव करता है। किससे? उस इंसान से जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बॉस। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं ऑथर कि क्या ऑफिस बॉय इसीलिए चिढ़ता है सुबह से, कि या तो वो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा मिस्टर एस वासन से, बॉस से, या तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की हमेशा उनके सामने कोशिश करता है, या तो वो अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है सुबह की, इसलिए ऑफिस बॉय उनसे चिढ़ता है। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीवन, या तो वो इसलिए चिढ़ता है क्योंकि हमेशा सुबह अच्छी अच्छी बातें बोलता है सबको, हमेशा कभी किसी से उसका गलत बिहेवियर नहीं था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst का मतलब क्या होता है? Terrible, बहुत खराब। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कोई सी भी चाहे सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक बंदा जो मेकअप डिपार्टमेंट में है, यानी जो ऑफिस बॉय, वो तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो सुब्बू के लिए हमेशा टेरिबल चीज़ें, बहुत खराब और बेकार चीज़ें हमेशा सोचता है क्योंकि वो उससे चिढ़ता है। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. तो हमेशा जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि हमेशा जब भी आप सुबह को देखोगे तो वो हमेशा बॉस के साथ ही रहते हैं, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में अगर आप देखोगे तो जेमिनी स्टूडियोज़ में मेकअप डिपार्टमेंट के अलावा एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था, जिसमें बहुत सारे पोएट्स थे, राइटर्स थे, जो अलग अलग स्टोरी और कहानियाँ बताते थे हमारे ओनर को, यानी एस वासन को। तो वो उसका जो नाम था सुब्बू का, हमेशा स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर ही आता था, क्योंकि सुब्बू एक पोएट भी था। और उस पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन था? उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू था, एक लॉयर था, उन लोग का जो लीगल एडवाइज़र था, और कई सारे राइटर्स और पोएट्स थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइज़र। तो पूरी जेमिनी स्टूडियोज़ में जो लॉयर था उसको लीगल एडवाइज़र के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि वो इंसान जो आपको मुसीबत के समय एडवाइस करे, लीगली एडवाइस करे, यानी कि जो कानूनी तौर पे सही है। बट एवरीवन रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, पर क्योंकि इसके काम ऐसे थे लॉयर के कि सब इसको अपोजिट ही बोलते थे कि ये लीगल एडवाइज़र थोड़ी, यानी सही काम थोड़ी करता है। क्यों बोलते थे, आइए देखते हैं। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस who was also extremely temperamental once blew over on the sets. Temperamental का मतलब liable to unreasonable change of mood, यानी ये ऐसी एक एक्ट्रेस थी जेमिनी स्टूडियोज़ में जो बहुत टेम्परामेंटल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका मूड चेंज होता था, कभी भी गुस्सा हो जाती थी, कभी भी चिल्लाने लगती थी। तो एक दिन ये जो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी हीरोइन थी, ये टेम्परामेंटल हो गई, यानी इसको गुस्सा आ गया, चिढ़ने लगी सब पे, और सेट पर, यानी मूवी सेट पर ये ब्लू हो गई, ब्लू ओवर हो गई, यानी कि अ बिहेवियर इन विच एब्रप्ट एंड अपसेट होता है, यानी इतना सडनली इतना बुरा बिहेवियर किया इसने कि इसने सबका मूड अपसेट कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया सेट पर। किसने? एक्ट्रेस ने। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused to take breath, the lawyer said to her, "1 minute please," and played back the recording. तो जब ये चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस, फिर थोड़ी देर बाद जब शांत हुई सांस लेने के लिए, जब ये चिल्ला रही थी, जब ये एक्ट्रेस जब वो बहुत चिल्ला रही थी, तो चुपचाप लॉयर ने क्या किया, एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया, यानी कि जो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम होता है उसको ऑन कर दिया। फिर जब ये शांत हुई तो लॉयर ने उसको क्या बोला, 1 मिनट मैम, कि आओ 1 मिनट, ये बात सुनो आप। और उसने ये रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया, और जब उसने ये सुना कि किस तरीके से मैं चिल्ला रही हूँ, किस तरीके से मैं गुस्सा कर रही हूँ, अपनी आवाज़ जब उसने सुनी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में, वो शॉक हो गई। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producers. अब जब उसने वो सुना तो उसमें ऐसा कुछ भी incriminating नहीं था, यानी मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, यानी ऐसा कोई क्राइम या रॉन्ग डूइंग नहीं बताया उसने ऑफिस के बारे में या जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में, या कुछ फाउल या गलत नहीं बोला उसने टायरेड के बारे में, टायरेड में, यानी कि अपनी टायरेड मीन्स जो लॉन्ग स्पीच। तो जब वो गुस्सा हो रही थी, चिल्ला रही थी, एक बड़ी सी टायरेड दे रही थी, यानी लॉन्ग स्पीच दे रही थी, तो अपनी स्पीच में उसने जेमिनी स्टूडियोज़ में या किसी के बारे में कुछ गलत या फाउल नहीं बोला था, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, यानी जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में कुछ गलत नहीं था।
बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम। लेकिन फिर भी जब उसने अपनी आवाज़ सुनी उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में तो शी स्ट्रक डम, यानी वो शॉक हो गई सुन के कि मैंने किस तरीके से चिल्लाया है। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैडंट गॉन थ्रू all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. Country side का मतलब क्या होता है? Village, गांव के पास. Sophistication का मतलब क्या होता है? Having a good understanding of the way people behave या civilized behavior. तो sophisticated लोग वो होते हैं जिनको तमीज़ होती है, जिनको behave करना आता है कि हमें किससे कैसे behave करना है. Basically civilized behavior, जैसे civilized लोग, तमीज़दार लोग जैसे बिहेव करते हैं वैसा बिहेवियर सोफिस्टिकेशन कहलाता है। और कैटापल्टेड का मतलब क्या होता है? मूव सडनली और अ ग्रेट स्पीड। तो जैसे ही इसने सुना अपनी आवाज़ उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में एक्ट्रेस ने, वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। और बता रहे हैं यहाँ पर ऑथर कि ये जो एक्ट्रेस थी ये कंट्री साइड से थी, यानी विलेज से आई थी। उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं लिया है कि शहर में लोग सोफेस्टिकेटेड यानी तमीज़ से कैसे बिहेव करते हैं। वो गांव से आई थी, गुस्सा हो जाती थी तो गांव जैसा ही बिहेवियर करने लगती थी। और जैसे ही उसने देखा कि अपनी आवाज़ सुनी तो उसने वहाँ से एट अ ग्रेट स्पीड वो वहाँ से चली गई। वो वहाँ पर फिर नहीं रुकी क्योंकि उसको बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ। और उसको एम्बैरेस किसने फील कराया था? लॉयर ने, जो कि लीगल एडवाइज़र था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी हैड फेल्ट दैट डे। और उस दिन के बाद से वो जो उसको डर लग गया था अपनी आवाज़ सुन के, अपना बिहेवियर देख के सबके सामने, उस डर से वो कभी बाहर नहीं आ पाई। That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also the member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. Unwittingly का क्या मतलब होता है? Unknowingly या unintentionally. जानबूझ के जब कोई नहीं करते हो आप चीज़ वो, तो बस वो अपने टेरर से, अपने डर से वो एक्ट्रेस बाहर नहीं निकल पाई और यहीं पे एक टैलेंटेड, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस का करियर पे फुल स्टॉप लग गया, एंड लग गया। और ये किसने किया? ये लॉयर ने किया, क्योंकि उसी ने वो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट उसको सुनाया था। उसने भी ये चीज़ लॉयर ने जानबूझ के नहीं करी थी, इंटेंशनली नहीं किया था। बस उसे नहीं पता था कि उसके इस काम का रिजल्ट ये निकलेगा। और बस एक ब्रिलियंट और एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर पे वहीं पर दी एंड लग गया था। किसकी वजह से? लॉयर की वजह से। Well, every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsy tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and tie and sometimes a coat that looked like a coat of man. Clumsily का मतलब क्या होता है? In a careless way, यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, हमेशा ऐसी क्रश्ड, अच्छे से प्रेस नहीं करी हुई है वो। खादी क्या होता है? An Indian homespun cotton cloth. खादी यानी कि इंडियन कॉटन क्लॉथ होता है, होमस्पन यानी कि हैंडमेड होता है, जो गांधी जी पहना करते थे। तो बता रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स थे कहाँ पर? डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट में, वो सब क्या पहनते थे? एक वाइट खादी कलर की शर्ट, यानी वाइट कलर की खादी टी शर्ट पहनते थे और वाइट कलर की ही खादी की धोती पहनते थे। और जो उनकी शर्ट होती थी काफ़ी क्लमजी होती थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेस नहीं करी होती थी, अच्छी कंडीशन में नहीं होती थी। लेकिन लीगल एडवाइज़र भी स्टोरी डिपार्टमेंट का ही मेंबर था, वो ये सब नहीं पहनता था। वो क्या पहनता था? वो पैंट्स पहनता था और एक टाई पहनता था और कभी कभी एक कोट पहनता था। और जो उसका कोट था वो किसके जैसे लगता था? कोट ऑफ मेल के जैसे, यानी अ प्रोटेक्टिव गारमेंट मेड ऑफ लिंक्ड मेटल रिंग्स और ऑफ ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स। जैसे आप इस सोल्जर को देख रहे हो और जैसे इसने बड़ा सा ये कोट पहना हुआ है इस तरीके का, और इस पर मेटल के इस तरीके से बने हुए हैं डिज़ाइंस, इस तरीके का लंबा सा अजीब सा कोट पहनता था ये लॉयर स्टोरी डिपार्टमेंट में। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. Cold logic का क्या मतलब होता है? Logic that does not give importance to human factors such as culture, language, social dynamics, personality and emotions. तो जब भी लॉयर को देखा जाता था जेमिनी स्टूडियोज़ में, वो हमेशा अकेला ही दिखता था और हेल्पलेस, यानी कि उसके साथ कोई भी नहीं होता था, क्योंकि वो एक कोल्ड लॉजिक का इंसान था। यानी कि उसको किसी के भी इमोशंस, किसी के भी कल्चर, किसी की पर्सनालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उसे लगता था बस मैं ही हूँ बड़ा सा लॉयर यहाँ पे। और ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यानी कि पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन थे? ड्रीमर्स थे, यानी कि राइटर्स थे पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट में।
तो इन सब के बीच में एक अकेला कोल्ड लॉजिक का इंसान था जिसको किसी का कोई फिक्र नहीं होती थी। और ये एक न्यूट्रल इंसान था लॉयर, यानी कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं था, ना अच्छे का ना बुरे का, ये न्यूट्रल इंसान था। किन लोगों के बीच में? उन सारे लोगों के बीच में स्टोरी डिपार्टमेंट में जो गांधीआइट्स थे और खादीआइट्स, यानी जो गांधी जी को फॉलो करते थे और उन्हीं जैसे गांधी जी खादी पहनते थे तो वो खादी के कपड़े भी पहनते थे। कौन? स्टोरी राइटर्स। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came out of the film. तो बोल रहे हैं जैसे बहुत सारे दूसरे लोग, जैसे सुब्बू हो गया, वो बॉस के काफ़ी क्लोज था तो उसको भी परमिशन थी कि वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है। लॉयर भी काफ़ी क्लोज थे बॉस के और उनको भी इतनी अलाउंस थी, इतनी परमिशन थी कि वो भी फिल्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जेमिनी स्टूडियोज़ में। और इसके लिए उन्होंने कई फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी लॉयर ने, जिसमें एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को काफ़ी सारा वही पैनकेक और वो मेकअप लगा के उन्होंने एक्टिंग करवाई, बहुत जैसे भूत जैसा बना दिया वो मेकअप लगा के। और जिसकी वजह से क्या हुआ? नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यानी कि जिन फिल्म्स को लॉयर ने प्रोड्यूस किया वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। इट डिड नॉट अर्न मच मनी, ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लॉप टाइप की हो गई थी वो। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. अब एक दिन जो बॉस है मिस्टर एस वासन, उन्होंने अनाउंस किया कि हम जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जितने भी उसके अंदर पोएट्स हैं, राइटर्स हैं और लॉयर जितने भी लोग हैं उनकी जॉब भी ख़त्म हो रही है। तो बता रहे हैं ऑथर कि पहली बार मैंने इतिहास में सुना था कि एक लॉयर ने अपनी जॉब तब खोई जिस डिपार्टमेंट में वो था, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में सारे राइटर्स एंड पोएट्स थे, उनकी जॉब गई, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुई तो लॉयर उसकी भी जॉब चली गई। तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट बंद हुआ, स्टोरीज पोएट्स एंड राइटर्स की जॉब गई, तो उस वजह से लॉयर की भी जॉब गई, क्योंकि लॉयर स्टोरी डिपार्टमेंट का ही पार्ट था। जेमिनी स्टूडियोज वॉज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक S.D.S. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो हॉन्ट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय दीज पीपल। तो जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, पोएट्स थे, S.D.S. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये लोग जो बड़े बड़े पोएट्स हैं ये फ्रीक्वेंटली यानी काफ़ी बार जेमिनी स्टूडियोज आते थे और विजिट करते थे। क्यों विजिट करते थे ये लोग? इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मेस था, यानी अ बिल्डिंग और रूम प्रोवाइडिंग मील्स, यानी एक छोटी सी कैंटीन थी जहाँ पर बहुत अच्छी कॉफ़ी मिली जाती थी दिन में और रात में भी। तो ये लोग यहाँ पर आते थे, पोएट्स बैठते थे, डिस्कशंस करते थे और उस अच्छी सी टेस्टी कॉफ़ी को एंजॉय करते थे। और ये कॉफ़ी की ये मेस कहाँ था? ये जेमिनी स्टूडियोज़ में ही था। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. Prohibition का मतलब क्या होता है? To disallow something, कोई चीज़ जो अलाउड नहीं है। तो ऑथर बता रहे हैं ये तब की बात है जब कांग्रेस पार्टी का रूल हुआ करता था और इधर उधर मिलने की परमिशन ज़्यादा नहीं होती थी। तो उस ज़माने में जब ज़्यादा अलाउंस नहीं थी इधर उधर जाने की, तो इन पोइट्स के लिए सबसे एंटरटेनिंग प्लेस जेमिनी स्टूडियोज़ का वो मेस था जहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते थे और एंजॉय करते थे। सो बच्चों, यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ अपने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो आगे का जो चैप्टर कंटिन्यू मैं करूँगी उसको देखने के लिए हमारा पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और बिल्कुल मत भूलेगा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। तो पार्ट 2 के लिए बच्चों स्टे ट्यून एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।